हेलो बच्चों, आज अपन रिवाइज करने वाले हैं सॉल्यूशंस का पूरा चैप्टर। उसमें अपन सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस करने वाले हैं, जिससे तुम्हारा डायरेक्ट काम हो जाए और शॉर्ट में तुम्हारी रिवीजन डन हो जाए। थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सॉल्यूशंस का बेटा ये कह सकते हो माइंड मैप या फिर शॉर्ट रिवीजन लेक्चर होने वाला है। पहला मैंने क्या टॉपिक डिस्कस किया है तुम्हारे सामने, डिस्कस किया है मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स इज आवर फर्स्ट टॉपिक। पहले सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर वगैरह होता है, दो बाइनरी सॉल्यूशंस ही अपने को पढ़ने के। तो ये जो कन्वेंशन है वो याद रखना कि ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सोल्यूट, वन मतलब सॉल्वेंट और टू मतलब सोल्यूट। ये कन्वेंशन यहाँ पे यूज करने वाला है, इसलिए ये कन्वेंशन एक बार अच्छे से फॉलो करो। पहले W परसेंटेज टर्म्स में क्या आता है, W बाय डब्ल्यू, W बाय V, V बाय V, V बाय W। उसमें अपने को सिंपल फॉर्मूला भाई वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करना है, सिर्फ परसेंटेज निकालना है। फिर वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, V बाय V। फिर बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सिंपल परसेंटेज टर्म्स ये होते हैं। डायरेक्ट कभी भी सवाल पूछ सकता है, जेई मेन में रिलेट करके सवाल पूछता है, इसलिए डेंसिटी वगैरह का रिलेशन आना चाहिए इन सवालों पे बेसिस। ओके सर। आगे अपन इस सॉल्यूशंस में मेजर यूज इस पोर्शन का करने वाला है, दैट इज काय ए एंड काय बी का यूज करने वाला है। तो काय ए यानी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका समेशन कितने भी हो, ए हो बी हो, लेकिन अपन बाइनरी पढ़ रहे हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिल के यूनिटी होता है। पीपीएम का मतलब क्या है बेटा, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। पार्ट्स में वॉल्यूम आ सकता है, वेट आ सकता है, या फिर दोनों रिलेट करके भी पूछे जा सकते हैं। पीपीबी का क्या मतलब है, बिलियन यानी 10 टू द पावर 9। बाकी सारे चीजें सेम होने वाली है। ठीक है, इस साइड का समझ में आया। आगे चलते जहां से कोर कॉन्सेप्ट चालू होता है और जहां पे बहुत सारे टीचर्स क्वेश्चंस बना सकते हैं और एग्जामिनेशन में ये मेन चीजें पूछे जाने वाले। ओके, कैपिटल एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी में वॉल्यूम का टर्म नीचे आता है। बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वॉल्यूम जिस टर्म में आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि सर टेम्परेचर चेंज करने के बाद ये जो वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो भी चेंज होने वाले हैं, वो भी चेंज होने वाले हैं। स्मॉल एम इसका जुड़वा भाई है, थोड़ा सा ऑल्टरेशन करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मोलैरिटी पढ़ा अपन ने, अभी मोलैलिटी है, लिटी। इसमें क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा इस चीज को पकड़ के रखना, सॉल्वेंट एग्जामिनेशन हॉल में यही छोटे छोटे चीजें जो मैं मार्क कर रहा हूँ, सॉल्वेंट जो चीज है केजी में लेना है, वो चीजें हेल्प करने वाली है। ये मोलैलिटी हो गया। फिर उसके बाद नॉर्मैलिटी अपन रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ते हैं। सीबीएसई ज्यादा इस पे गौर नहीं फरमाता है, लेकिन अपने को डिस्कस करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब इन लीटर। ये सिंपली मोलैरिटी जैसा ही टर्म है, मोलैरिटी जैसा ही टर्म है, लेकिन सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले, तो बेटा मास बाय इक्विवेलेंट मास करना। सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले, तो बेटा मोलर मास बाय एन फैक्टर कर देना। सर एन फैक्टर क्या होता है, बेटा एसिड्स के लिए उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, बेसिस के लिए उनकी एसिडिटी हो जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ के ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन हाफ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर टोटल बैलेंस में आ जाएगा यहाँ पे फैक्टर। उससे डिवाइड करके ये निकालेंगे, इससे ये निकालेंगे, फिर नॉर्मैलिटी मिलेगी। नॉर्मैलिटी मिलेगी। नॉर्मैलिटी का भी डाइल्यूशन होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया। डाइल्यूशन इन केस ऑफ नॉर्मैलिटी क्या होता है बे, सेम मोलैरिटी जैसा, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये इस माइंड मैप में और ऐड कर सकते हो डाइल्यूशन का, N1V1 इज इक्वल्स टू
N2V2। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कंस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसका मीनिंग क्या है सर? पूरे रिएक्शन में जब भी मैं बात करूंगा तो मोल्स कंजर्व रहेगा, मोल्स का रेशियो कंजर्व रहने वाला। क्या मतलब? एक ABC, तो उसमें क्या कंजर्व होता है? क्या मोल्स कंजर्व होता है? नहीं, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंजर्व होता है। उसका मतलब क्या है? थोड़ा भी मस्ती मस्ती में अपन खेल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सीरियस होके आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग क्या है? मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, मतलब जहां पे भी कौन से भी केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट्स का नंबर ऑलवेज फिक्स होता है, नंबर ऑलवेज फिक्स होता है, वो याद रखना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस उसको बोलते हैं। ठीक है सर, याद रहेगा हमें। मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन का क्या मतलब है? यहां से सवाल छोटा मोटा पूछ सकता है। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। यहाँ पे n सेम रहता है, यानी n कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है। C से मार्क कर दिया है, कांस्टेंट रहता है। ओके सर, कांस्टेंट रहता है। मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग का नीचे दिख रहा है क्या? छोटे में लिखा है मैंने, M मिक्स इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये भी डायरेक्ट तुम्हें 11th से रिलेट करवाएगा। अगर जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th तक लेके जाने वाला है ये सारे टॉपिक्स। 11th के नेचर में सेम ही टॉपिक्स मिलते हैं ये सारे। ठीक है सर, हमें ये सारी चीजें तो क्लियर है। क्लियर है बेटा? ओके, अभी जहां से सवाल पूछने वाले हैं नीट या फिर जेई मेंस में, जहां से सवाल पूछते हैं वहां पे लेके आ गया तुम्हें। सर कौन से सवाल है ये? इंटर कन्वर्टेबिलिटी पे सवाल पूछता है कि सर इंटर कन्वर्ट, वो सिंपल चीजें नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट ये सारी चीजें नहीं पूछेगा, वो मिक्स करके चीजें पूछेगा। मोलैरिटी दे देगा, बोलेगा मोलैरिटी निकालो। एक्स यानी W/W दे देगा, बोलेगा मोलैरिटी निकालो। तो उसमें कन्वर्जन्स अपने को याद रखने हैं। M मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10xD by MWB। MWB यहाँ पे x क्या है बेटा? W/W परसेंटेज दिया होगा, D डेंसिटी दी हुई होगी। MWB क्या है? B किसके लिए होता है? तो सल्यूट के लिए, तो मोलार मास ऑफ सल्यूट हो जाता है ये। तो उससे अपन M निकाल सकते हैं। और एक मोलैरिटी और मोलैरिटी में सर कन्वर्जन कैसा किया जा सकता है? तो यहाँ पे सिंपल चीज क्या है? M इज इक्वल्स टू स्मॉल md इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस स्मॉल m कैपिटल MWB, यानी इनटू मोलार मास ऑफ सल्यूट करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन हमेशा दिमाग में होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में क्या गलतियां होगी? छोटे छोटे फैक्टर्स से इनटू करना भूल जाओगे, इसलिए फॉर्मूला देख के ऑलवेज आना। यहाँ पे इस चैप्टर में इसका कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी दे देगा और ये पूछ लेगा, तो उसमें अपने को ये कन्वर्जन याद इंपॉर्टेंटली रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे M इज इक्वल्स टू काय B बाय काय A, यहाँ पे A सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है, इनटू 1000 बाय MWA। यहाँ पे A क्या है बेटा? मास, यानी मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट दिया जा चुका है। ये अपना पहला पेज रेडी हो जाता है तुम सबके लिए। यहाँ पे एक टर्म अपन ने मिस कर लिया, जहां से सवाल पूछ सकता है। सर कौन सा टर्म है वो हमें जरा बताइए। स्ट्रेंथ पे सवाल वो पूछ सकता है, स्ट्रेंथ पे, इसलिए स्ट्रेंथ का अपन ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में क्या होता है बेटा? M इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ इनटू मोलार मास, यानी मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ इनटू मोलार मास में बोल सकता हूं। यानी कि मोलैरिटी बाय मोलार मास वो स्ट्रेंथ के बराबर होता है, ऐसा लिख सकता हूँ। ये ऐड कर सकते हो, बस स्ट्रेंथ का टर्म मैंने मेंशन किया है, स्ट्रेंथ का टर्म ऐड किया जा सकता है। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ का याद कर लो यार। स्ट्रेंथ में मैंने ट्रिक भी बता दिया, M इज इक्वल्स टू S इनटू मोलार मास, या फिर S इज इक्वल्स टू कैपिटल M बाय मोलार मास कर सकते हो। कैसा लगा बेटा? ये पेज अपन ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं हट जाता हूं पीछे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बेटा अगला टॉपिक, दो टॉपिक्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इस वाले चार्ट में। सर कौन से हैं ये दो टॉपिक्स? तो बेटा सॉल्युबिलिटी की मैं बात कर रहा था,
सॉल्युबिलिटी की बात करने वाला हूं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपने हो चुके हैं, ठीक है सर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की पहले बात करते हैं। बेटा सॉलिड को लिक्विड में डाला तो क्या कारनामा हो रहा है, पहले एक याद रखना, सवाल घुमा के ट्विस्ट करके क्या पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी इन जनरल किस पे डिपेंड करेगा। तो तुम्हें 4 आंसर्स ले देने बोर्ड वालों को भी। क्या आंसर्स दोगे सर तुम? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, प्रेशर पे करता है। अगर जनरल सॉल्युबिलिटी बोली उन्होंने तो ओके सर कर देंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का इसमें क्या मामला है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में एक ही इंपॉर्टेंट फंडा याद रखने का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो पोलर है वो पोलर में घुलेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलेगा, सिंपल सी बात है। ओके ओके सर। टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो टेम्परेचर जितना बढ़ाऊंगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ओके सर। प्रेशर का यहां पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं आता, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते, दे आर नियरली इनकंप्रेसिबल। यस सर। पहला टॉपिक इजी टॉपिक, कुछ खास क्वेश्चंस इससे नहीं देखने को मिलते, बस सॉल्युबिलिटी की डिफाइंड वगैरह पूछ सकता है। क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन टेम्परेचर। ओके सर, जहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। आगे इससे सर सवाल पूछे जा चुके हैं बहुत सारे। हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल मिलेगा, ये डिसऑर्ड मतलब उसके एप्लीकेशंस भी यहाँ पे लिखे, उससे भी कुछ कुछ सवाल मिल सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब टेम्परेचर है और प्रेशर यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। ये दोनों चीजें अपने को डिस्कस करनी है। टेम्परेचर यहाँ पे ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे भाई उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके सर। प्रेशर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम करता है सॉल्युबिलिटी की। जितना सपोज प्रेशर यहाँ पे 1 एटीएम है, वहां पे 10 एटीएम है, तो 10 एटीएम वाले में कोलाइड होके नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा। हेनरी लॉ आता है यहाँ पे, हेनरीज ने एक लॉ दिया। क्या बोला उन्होंने बेटा? उन्होंने बोला द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन और द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बोला अपन ने, उसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया सॉल्विंग करने के लिए। ओके सर। यहाँ पे उन्होंने उनके नाम का एक कांस्टेंट दिया, बोला हेनरीज कांस्टेंट ये होता है, हेनरीज ने कांस्टेंट दिया था। ग्राफ में बोला पी और मोल फ्रैक्शन के बीच में तो बेटा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, उसका स्लोप क्या आता है सर? के बराबर आता है। तो मैंने बोला अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो के एच हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है, यानी सॉल्युबिलिटी कम होती है, यानी पार्शियल प्रेशर कम होता है, यानी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम करोगे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, यानी पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके ही वजह से जो मछलियां हैं वो ठंडे पानी में अच्छे से रह पाती है रादर देन इन हॉट वाटर। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, इस पे सीबीएसई बोर्ड ने सवाल घुमा के पूछा था। सीबीएसई बोर्ड यहां पे सवाल फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अपना सवाल यहां से अटक जाएगा। समझ में आया? ओके सर। हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस पे तो नीट जेई सीबीएसई भर भर के सवाल पूछते हैं। एनॉक्सिया सर क्या होता है? अगर मैं हायर ऑल्टीट्यूड में जाता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने लगता है, उसके कारण एनॉक्सिया होता है। उसका मतलब क्या? कंफ्यूजन हो रहा है, डिजीनेस फील हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके कारण ये मामला होता है एनॉक्सिया। ओके सर, ये समझ में आ गया। कोका कोला आपने लिखा है सर, इसका क्या मतलब है? यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स अपन हाई प्रेशर में पैक करते हैं, सील करते हैं, वो हेनरीज
लॉ के वजह से है, हेनरीज लॉ के वजह से, कि अपन प्रेशर बढ़ा देते ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से सॉल्युबल हो जाए, इसलिए तो फिज देखने को अपने को मिलता है। ओके सर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेंड्स। यहाँ पे मोर क्वेश्चंस फंसते हैं, बेंड्स पे ज्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस मुझे इस बार लग रहे हैं। बोर्ड वाला इस पे सवाल पूछ सकता है। बेंड्स क्या डिजीज है? एक मेडिकल टर्म है बेंड्स। मतलब क्या होता है? मतलब सर यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक डाइवर है बेटा, पानी है ये डाइवर, सपोज यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। सर 9th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में अपन ने पढ़ा था, जितना पानी के अपन अंदर जा रहे हैं उतना प्रेशर बढ़ रहा है। कितना लगता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस सम एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है। यस सर, सम एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होगी क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। ओके सर, सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ रही है। जैसे ही ये डाइवर बेटा यहां से ऊपर आता है, ड्राइवर ऊपर आ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम कम हो रही है, नाइट्रोजन की बबल्स उसके कैपिलरी में ब्लॉकेज कर देती है, जिसके कारण बेंड्स डिजीज होता है, जो कि वेरी पेनफुल है। तो सर क्या किया उन्होंने, हीलियम इंट्रोड्यूस की। जो उनका सिलेंडर रहता है पीछे, जो स्कूबा डाइवर्स आते हैं उसमें उन्होंने हीलियम गैस यूज की। उसका परसेंटेज पूछा जा चुका है नीट में, 11.7% यूज करते हैं। सर हीलियम का क्या काम है? ये डाइल्यूट कर देता है, मतलब हीलियम की सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती, सॉरी हीलियम की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, अच्छी नहीं होती। ओके, हाँ हाँ ओके, हीलियम अच्छा सॉल्युबल नहीं होता, उसके कारण वो इतना कुछ काम नहीं करता, और उसके जो बबल्स बनते हैं वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में छोटे से बबल्स बनते हैं। इसलिए सिंपल, इतना डिटेल में अपने को नहीं सोचना, सिंपल डाइल्यूट करते हैं हीलियम की वजह से, उतनी चीजें याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड तुम्हें देखने को मिल सकती है जहां पे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है या फिर बने जा चुके हैं, उसको मैंने सिंपली मार्क कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, जो पहले क्लीन लेके आया था उसका ले लेना। ओके सर, ओके। सो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पेज को गौर से देखना। यहाँ पे अपन दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सर कौन सी चीजें? पिछले इसमें अपन ने क्या डिस्कस किया? सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आगे चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसके दो पोर्शंस अपने को स्टडी करने। इसमें मेन राउल्ट्स लॉ पे ये सारी चीजें बेस्ड होती है। राउल्ट्स लॉ कहता है फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये राउल्ट्स लॉ कहता है। ओके सर, यहाँ पे अगर बोथ वॉलेटाइल हो, सुंदर सा डायग्राम मैंने बनाया है, पी नॉट ए अगर अकेला ए है, पी नॉट बी अगर अकेला बी है, दोनों को मिक्स कर दिया, पीटी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। पी ए कैसे निकाले सर? पी नॉट ए काय ए कर दीजिए, पी बी कैसे निकाले? पी नॉट बी काय बी कर दीजिए, दोनों का प्लस करके पी टोटल आपको देखने को मिलने वाला है। ये एक चीज है जो राउल्ट्स लॉ पे ये चीजें बेस्ड होती है। ओके सर, ये चीजें राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड होती है। वन वॉलेटाइल एंड अदर नॉन वॉलेटाइल, यानी यूरिया फेंक दिया मैंने या फिर ग्लूकोज फेंक दिया, एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट डाल दिया और एक वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट का ही है। अगर ये अकेला है, सपोज बेटा ये अकेला है, और फिर इसमें थोड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स मैंने डाल दे, तो ये एक सरफेस फिनोमेना है। ये एक सरफेस फिनोमेना है, वेपर प्रेशर का आना एक सरफेस फिनोमेना है। ये सॉल्यूट सरफेस को ढक लेंगे, जो प्रेशर बनेगा पीए, यानी जो टोटल प्रेशर के बराबर है, वो पी नॉट ए से कम होगा। पी नॉट ए से कम होगा। डायरेक्टली छोटे मोटे एग्जाम्स में, यानी छोटे मोटे स्कूल के एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, इसलिए ये रिलेशन याद रखना। ओके सर, ये आ गई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के दो केसेस। यहाँ पे अपन आरएलवीपी भी डिफाइन करते हैं, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आरएलवीपी, वो भी इसके कारण आती है।
RLVP माने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो भी इसके फिनोमिना के कारण आती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सवाल बहुत पूछे जा चुके हैं एग्जाम बेसिस पे, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम मोस्टली पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स वो भी दिए हैं मैंने। आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या बेटा, डेल्टा एच जीरो है, डेल्टा वी जीरो है, फॉलोज राउल्ट्स लॉ, फॉलोज राउल्ट्स लॉ। यहाँ पे मेन क्या, इंटरएक्शन से, इंटरएक्शन से क्या करना है, यहाँ पे ए के इंटरएक्शंस इक्वल्स टू बी के इंटरएक्शंस इक्वल्स टू बी के मिलके जो इंटरएक्शंस होते हैं वो इंटरएक्शंस यहाँ पे इक्वल होते हैं। इसके कारण वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ओके सर जी, आइडियल, एक एनसीईआरटी में खूबसूरत लाइन लिखी कि आइडियल सॉल्यूशन अपने दुनिया में देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन एग्जांपल्स दिए जो मॉलिक्यूलर मासेस पास के होते हैं, बेंजीन टॉलीन पास के हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो ये दिखा सकते हैं। फिर आते हैं बेटा नॉन आइडियल में। नॉन आइडियल यानी जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। इसमें दो चीजें आ सकते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हो सकता है और एक नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हो सकता है। ग्राफ पे सवाल, ग्राफ बना है मैंने, अच्छे से ग्राफ ड्रॉ किया है, आप एक बार अच्छे से देख सकते हो ग्राफ। जनरल ग्राफ ऐसे डॉटेड लाइन से होता है, ऐसा सीधा ये ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सारे वैल्यूज थोड़े ऊपर चले जाते हैं, ये ऊपर ये से पी टोटल थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब ये पॉजिटिवली डिविएट कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। वहीं दो तरह के डिविएशंस होते हैं, एक पॉजिटिव एक डिविएशन, एक नेगेटिव। पॉजिटिव यानी प्लस साइन से जा रहा है, प्लस साइन से जा रहा है। ओके सर, यहाँ पे काय ये सब मैंने ग्राफ प्लॉट किए, वो देख सकते हो। यहाँ पे मेन चीज क्या है, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरएक्शंस होते हैं, माने ये इंटरएक्शन है, ये इंटरएक्शन है, ये रिएक्टेंट का इंटरएक्शंस है, और जो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं उनका इंटरएक्शंस वीकर होता है, मतलब ये इंटरएक्शंस वीकर होते हैं। इसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसके कारण पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ अपने को देखने को मिलता है। ओके सर, पॉजिटिव डिविएशन हो गया, नेगेटिव डिविएशन उसका उल्टा है, उसका उल्टा। यहाँ ये एक एग्जांपल याद रखो, वाटर प्लस अल्कोहल्स, इस पे ही मेजर क्वेश्चंस इधर उधर भटका के वो पूछने वाले हैं। और बाकी भी देख सकते हो तुम, नेगेटिव डिविएशन की क्या बात है, सारा नेगेटिवली वेरी करेगा, ये ऊपर से जा रहा है तो ये नीचे से, ये नीचे से, ये और नीचे से चला जाएगा। यहाँ पे डेल्टा मिक्स लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एसिड प्लस वाटर पे बहुत सवाल पूछा है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके कारण जो बनता है, यानी इस केस में क्या होता है, ए बी का बॉन्ड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ए बी का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, छोटे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। क्या ऐसे जो इंटरएक्शंस थे उसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी ए बी का स्ट्रॉन्गर इंटरएक्शंस होता है, इसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सर आपने यहाँ पे एजियोट्रॉप्स के बारे में लिखा नहीं है। ओके, इस ग्राफ से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अगर मुझे इसको गर्म करना है तो किस पे ज्यादा जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। सर ये 1 atm की लाइन होती है, 1 atm मतलब बॉइल हो रहा है, कोई भी चीज 1 atm पे बॉइल होती है। ये थोड़ा पास है, ये थोड़ा पास है, यानी इसको कम हीट की जरूरत है, कम इसकी जरूरत है, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा सर, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलूंगा। यस सर, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है वाटर और अल्कोहल का, ये वाला फर्मेंटेशन वाला एग्जांपल दिया है, और यहाँ पे एसिड HNO3 और वाटर का एक एग्जांपल दिया है, वो देख सकते हो एनसीईआरटी में से। यहाँ पे एक चीज जो नीट जेईई में पूछने के लायक होती है वो ये चीज है, इस चीज को ध्यान से पढ़ना। डेल्टा जी लेस देन जीरो रहेगा और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, यानी एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो रहेगी, गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो रहेगी। किसी भी केस होने दे, आइडियल नॉन आइडियल, कई बार नीट ये पूछ लेता है
कौन सी भी केस होने दे, आइडियल नॉन आइडियल, तभी भी ये चीज ट्रू होने वाली है। मतलब यहाँ पे ये पेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स ये इस चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंशिएटर फैक्टर पे। ओके सर, इसको अच्छे से देख लेना। सो बच्चों, चैप्टर का आखिरी पेज अपन देखने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं, काफी सवाल बेटा यहां से देखने को मिलने वाले हैं। इस पोर्शन से न्यूमेरिकल वाले सवाल काफी देखने को मिलने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन वो चिपका देता है, बोलता है डायरेक्ट डेफिनेशन दे दे। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब नेचर। इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर मतलब यूरिया फेंका है या ग्लूकोज फेंका है, नेचर अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल पे ही ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करने वाली है। ये कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है चार जो अपने को डिस्कस करने के। RLVP जैसा कि मैंने बताया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किस केस में आता है बेटा, जब भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को अपन डालते हैं तभी ये केस देखने को मिलता है अपने को। P0A माइनस PA यानी टोटल डिवाइडेड बाय P0A यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू Kb यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं लेकिन डाइल्यूशन में आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो। डाइल्यूशन के ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए डाइल्यूशन में NB/Na डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। ओके सर, डायरेक्ट अप्लाई होगा। आगे चलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कभी जब 1 एटमॉस्फेयर पे प्रेशर के बाद कोई चीज बॉइल करती है, तो सॉल्वेंट ये पहले था इस पे बॉइल कर रहा है। जैसे ही मैंने सोल्यूशन बनाया यानी जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड किया, ये सोल्यूट ऐड किया, तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर घट गया, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। यानी कि वेपर प्रेशर घट रहा है एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ये सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। मतलब यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी पे ये बेस्ड है। डिप्रेशन इसके ऑपोजिट जाता है। डिप्रेशन बोलता है कि बेटा, डिप्रेशन का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे सपोज सॉलिड सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट कितने टाइम में सॉलिड सॉल्वेंट तक पहुंच रहा है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो जाता है, सोल्यूशन नीचे आता है, मतलब सोल्यूशन में एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है। इस फिनोमिना के कारण इस चीज ये ऐड करने के बाद ये अपने को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे बस KF यानी TF लिखा है, बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है ही ये भी चीज। यहाँ पे डिप्रेशन हुआ है, यहाँ पे डिप्रेशन हुआ है, यहाँ पे एलिवेशन होता है, यहाँ पे एलिवेशन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट चीज क्यों है बेटा, पॉलीमर्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए ये काफी बेस्ट चीज है, क्योंकि इनका मोलर मास अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी बड़ी आती है, इसलिए ये फ्लक्चुएट नहीं करता टेम्परेचर वगैरह के साथ। ये पाई इज इक्वल्स टू CRT लिखते हैं, यहाँ पे C मोलैरिटी होती है, C को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, C को N/V लिख सकते हैं, R है यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट एंड T है टेम्परेचर, जो कि केल्विन में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है टेम्परेचर को। ओके सर, यहां पे इसको अपन सीमित रखते हैं इस चीज को। बाद में आता है बेटा वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर क्या कहता है, कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन करता है। दिस इज डिफाइंड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, this is defined for electrolyte and for non-electrolyte it is equals to 1। मतलब for non-electrolyte इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 0 नहीं होती। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती। एंड डिफाइंड इसको इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया गया। I के 3 फॉर्मूला से तीनों पे ध्यान देना है। मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास एक फॉर्मूला है,
ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड माने जो एक्सपेरिमेंटली यार कुछ तो दिख रही है, कैलकुलेटेड माने अपन इस फॉर्मूला से, इस चीज से कैलकुलेट कर रहे हैं उस चीज को। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन जितने बने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये जो चीज बता रहा हूं बेटा इधर से, ये रामबाण है। सारे सवाल जो सीबीएसई के बच्चे डर रहे इस टॉपिक से, उनको बोल देता हूं इसके बाहर सवाल नहीं जाता सीबीएसई का। बस रीडिंग लैंग्वेज में चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कभी चेंज नहीं होता। एसोसिएशन में मैंने बाना डायमराइजेशन का केस यहाँ पे देखने को मिलता है, डायमर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। डायमर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डायमर का एक फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलने वाला है। अगर एसोसिएशन 100% है, 100% है, तो डायरेक्टली 1/n का टर्म लगा सकते हो, डायरेक्टली 1/n का टर्म लगा सकते हो। लेकिन v कौन सा तो भी दिया है, कौन सी तो भी अल्फा दिया है 80%, 20% उसके लिए निकालना है, तो ये फॉर्मूला चल जाएगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेता है, चल जाएगा। डिसोसिएशन में माने इतना ही था, n पार्टिकल्स में डिसोसिएट कर गया, तो अगर 100% डिसोसिएट कर रहा है तो n पार्टिकल्स डायरेक्टली वेंट ऑफ फैक्टर के बराबर i के बराबर हो जाएगा। अगर नहीं भी दिया है, कुछ अल्फा दिया है, तो ये फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट आएगा, ऑलवेज करेक्ट आता है। ओके सर, ओके सर। यहां पे ये चैप्टर को अपन ने शॉर्ट में रिवाइज किया है, यानी जो मेन चीजें थी उसको डिस्कस किया है कम टाइम में, ताकि बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी तुम्हारा पैरेलल प्रिपरेशन हो सके। यहां पे मुझे लग रहा है इस पेज से मैक्सिमम सवाल भिड़ने वाले हैं बोर्ड्स में भी और नीट में भी। तो इस पेज को अच्छे से करके जाना, और इस माइंड मैप को या फिर रिवीजन लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों के बीच में, क्योंकि कम टाइम में रिवीजन का ये बेस्ट माध्यम होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।